आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि उनके चीफ नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। इजराइल ने कल बेरूत पर 80 टन यानी 80,000 किलो बारूद गिराया, जिसमें नसरल्लाह भी ढेर हो गया। नसरल्लाह की मौत की खबर से लेबनान से लेकर ईरान तक हड़कंप मच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने कहा है कि नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा। दुनिया भर में क्या पड़ेगा इसका असर, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ लेबनान से हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ेंगे। अमेरिका से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज तक पर जो ये चर्चा करेंगे हम, उसमें गीता मोहन भी, जो कि वैश्विक मामलों पर नजर अपनी रखती हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ जनरल सीवाच भी जुड़ रहे हैं। हम सबसे चर्चा करें। सबसे पहले अशरफ वानी, आपसे हम जान लेना चाहते हैं, लेबनान पर लगातार जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले होते रहे, अलग अलग उसके कमांडर्स को खत्म किया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन आज नसरुल्लाह का खत्म होना, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं? क्या आपको वहां की हवा में महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है? श्वेता, काफी तनाव भरा माहौल है यहाँ बेरूत में, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। जहां शाम होने को है, लेकिन काफी जगहों पर गोलीबारी हुई है। आप पूछेंगे ये गोलीबारी क्या है? दरअसल जो सपोर्टर हैं सईद हसन नसरुल्लाह के, वो सभी बाजार और यहाँ पर बेरूत शहर के जो दुकानें हैं वो बंद करवाना चाहते हैं। जगह जगह पर वो लबैक नसरुल्लाह के नारे लगा रहे हैं और सेना और यहाँ की पुलिस जो है उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। काफी तनाव भरा माहौल है, क्योंकि जितना दक्षिणी बेरूत यानी जो कि दहिया का जिला है जहां पर हसन नसरुल्लाह मारा गया है, वहां से 95% आबादी ने पलायन किया है। पहले तो कुछ लोगों ने पलायन किया था, लेकिन कल शाम जब एक के बाद एक वहां पर इजराइल की तरफ से जो मिसाइल दागे गए, उसके बाद इतना खौफ वहां पर तारी हुआ कि सभी लोगों ने, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू हो, उनके परिवारजन हो, या फिर वहां पर रहने वाले लोग, वो बेरूत का सबसे बड़ा इलाका रिहायशी इलाका है। वहां से लोग जो हैं मेन सिटी में आए हैं उन जगहों पर जो वो मानते हैं कि सुरक्षित है, जहां पर फिलहाल अभी तक इजराइल ने कोई स्ट्राइक नहीं किया है। वही लोग जो हैं वो हसन नसरुल्लाह के काफी बड़े समर्थक रहे हैं। वो यहाँ बेरूत शहर को बंद करवाना चाहते हैं और उसी बीच नोकाझोंकी जो है यहाँ पर गलियों में चल रही है। अगर इसका माने देखा जाए, लेबनान का अगर कोई सबसे बड़ा नेता था, भले ही उसके जोर से वो हसन नसरुल्लाह ही था, उसी की पूरे इस देश में चलती थी। जो वो कहता था उसका कहना यहाँ पर आदेशी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लकीर होती थी। और हसन नसरुल्लाह के जो समर्थक हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक नेता है, न सिर्फ लेबनान में बल्कि सीरिया, इराक और ईरान तक फैले हुए हैं। जब कल ये हमला हुआ है, उसमें न सिर्फ हसन नसरुल्लाह बल्कि उसके परिवार के कुछ लोग भी मारे गए हैं। अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से और अशरफ, एक छोटे में आपसे वहां के सिविलियन नुकसान के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर हम सिविलियन नुकसान की बात करें, सबसे ज्यादा जो नुकसान है पिछले 10 दिनों के दौरान हुआ है, जब से इजराइल ने एरियल स्ट्राइक सिर्फ दक्षिणी लेबनान बल्कि पूरे लेबनान में फैलाई, चाहे वो बैका वैली हो जो सीरिया के साथ लगती है सीमा। मैं आज दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में घूमा। एक तो वहां पर कोई आबादी नहीं है, सभी लोगों ने वहां से पलायन किया है। दूसरी बात है कि जो बमबारी पिछले 10 दिन के दौरान इजराइल की तरफ से एरियल स्ट्राइक्स हुए हैं, उनमें सैकड़ों घर, सैकड़ों इमारतें जो हैं वो तबाह हुई है। उनके मलबों के ढेर जो हैं अलग अलग इलाकों में, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में सड़कों पर दिख रहे हैं, सड़कों के बीच दिख रहे हैं। यहां तक कि जो बड़ी हाईवेज हैं उन पर जो कार टारगेटेड किलिंग्स इजराइल ने की थी, उनसे वो सड़कें भी बर्बाद हुई हैं। अभी तक फिलहाल महफूज सिर्फ बेरूत को माना जा रहा था, लेकिन कल जिस अंदाज से अब तक का सबसे भारी और बड़ा बम इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में दागा है, उसके बाद यहां पर हर एक व्यक्ति और हर एक के पास जो है खौफ तारी है। और अब लोग इस चिंता में है कि आने वाले दिनों में लेबनान का क्या होगा, क्या लेबनान का अस्तित्व रहेगा या फिर इजराइल 2006 से पहले की तरह एक बार फिर जो है लेबनान में घुसकर इस पर कब्जा जमाएगा। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि लेबनान और गाजा
अलग अलग परिस्थितियां हैं और कैसे वो हम आगे आपको अपने इस पूरे बुलेटिन में समझाएंगे कि लड़ाई जो थी कहां से शुरू हुई थी और कैसे इसका विस्तार हुआ है, इसी का डर सबको था। अशरफ बने रहिएगा हमारे साथ। बेनी बेंजामिन भी हमारे साथ हैं जो कि आईडीएफ के पूर्व सैनिक रहे हैं। हम सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि लेबनान की ओर से आज भी इजरायल पर रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ के अनुसार आज लेबनान की ओर से 90 रॉकेट दागे गए। टेल अवीव की ओर मिसाइल हमले भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इजरायल को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बेनी बेंजामिन जी, निशाना इजरायल को बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के आयरन डोम की वजह से वहां नुकसान नहीं होता है। आक्रमण उसे झेलना पड़ रहा है, हमला उस पर किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हसन नसरुल्लाह को मारा गया है इजरायल की तरफ से, तो इजरायल को भी यह पता होगा कि बहुत स्ट्रांग रिटेलिएशन भी हो सकता है। इसके लिए भी इजरायल तैयार होगा। श्वेता जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुछ हो रहा है वो 11 महीना, आई थिंक मोर देन 11.5 months, 11 महीना हो रहा है। इधर बॉम्बिंग चालू है, नसरल्ला हमारे पर बॉम्बिंग कर रहा है 11 महीना ऑलरेडी। और जो कुछ हो रहा है, जो इजराइल का अब बोलते हैं जो डोम हमारे जो है, वो दैट इज नॉट इनफ फॉर द आई मीन जो नजदीक के बॉम्ब्स है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो लंबे से आते हैं उसके लिए अभी जो हुतिम ने, जो येमेन ने अभी एक मिसाइल भेजा, उसको हम लोग ने बर्बादी की। बट जो शॉर्ट मिसाइल्स है उसको नहीं चलता है कभी कभी। तो हमारे इधर भी बहुत सारा नुकसान हो गया है 11 महीना। और जो अभी हम लोग ने स्टेप उठाया है 10 दिन के पहले, जो हम लोग ने अभी जो शूटिंग चालू की है, जो लेबानन पर चालू की है, वो लेबानन पर नहीं की है। एक्चुअली वी आर डूइंग ओनली फॉर द नसरल्लाह एंड हिज फ्रेंड्स। जो कुछ आतंकवादी है उधर, उन लोगों के साथ ही हो रही है। जो अशरफ ने बोला क्या वो नसरल्लाह जो था उनका वो लेजिटिमी लीडर था, वो लीडर नहीं था। लेबानन का जो असेंबली है वो एक्चुअली लीडर्स है। ये आतंकवादी जो साउथ लेबानन में बैठा है, जो हमारे नॉर्थ इजराइल में बैठा है, वो हमारे को प्रॉब्लम कर रहा है मोर देन 32 years। हम लोग ने कुछ भी नहीं बोला। मीन्स वी नो दैट द लेबानन पीपल, जो लेबानन के द पीपल हु आर स्टेइंग देयर इन लेबानन, उन लोग दे आर सफरिंग। तो हम लोग को नहीं मांगता है कि उन लोग सफर करेंगे। लेबानन के साथ हमारी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग की प्रॉब्लम है ये आतंकवादी के साथ, जो शिया के साथ में हम लोग जो करते हैं, वो हमारे को बहुत भारी पड़ता है। और अभी हम लोग ने ये किया कि अब वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और उसके लिए ये सब हो रहा है। और हम लोग ने पहली बात में जो पहली छोटे डिसीजन मेकर को मारा, और बाद में नंबर 2, और अभी है नंबर 1। तो हम लोग को मांगता ही नहीं क्या उधर नसरल्लाह और उसके हिजबुल्लाह के कोई आदमी उधर रहेंगे नहीं। बिकॉज इफ लेबानन वांट्स पीस विद अस, जो 70 में लेबानन बोलते हैं ना पेरिस था, वो हम लोग को वापस लेबानन को लेके आना है। हम लोग को रूल नहीं करना है किसके पर। हम लोग को कुछ मांगता नहीं उनके साथ। पीस देंगे तो पीस करेंगे, नहीं मांगता तो नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। वी डोंट वांट, हम लोग को कुछ भी उन लोग के साथ करना नहीं है, बिल्कुल करना नहीं है। हम लोग को मांगता है कि लेबानन के जो जी, हालांकि अशरफ के कहने का मतलब ये भी है कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी है वहां पर, जहां जिसके सदस्य वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, और साथ में हिजबुल्लाह एक मिलिट्री रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इजरायल को खत्म करने के मकसद से केवल जिसका गठन किया गया था। और इसीलिए आप अभी मौजूदा दौर में इजरायल और हिजबुल्लाह उसकी परिस्थिति को समझ सकते हैं। बेनी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले रोहित ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रुख क्या दिया गया है? देखिए, अभी तक एसेंशियली जो बात हमेशा से होती रही है कि यूएस जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। एक डर है यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि ये वॉर एस्केलेट ना हो जाए, जो होती हुई दिखती है। कई इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि ईरान जो है वो अब इसमें जरूर इन्वॉल्व होगा। एक एक्सप्लिसिटली होता है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये जाना जा रहा है कि यहाँ पे वॉर जो है एस्केलेट जरूर होगी। और कहीं ना कहीं से जो रिटेलिएशन होगा हिजबुल्लाह का सपोर्टेड बाय ईरान, आई थिंक उसको लेके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी चिंतित है। अभी तक यहाँ पे एक डी एस्केलेशन की बात हो रही थी गाजा को लेके, लेकिन अब ये जो नया फ्रंट खुला है उसको लेके आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता है। ये नहीं चाहते थे, अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इस तरह से ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर है ये एस्केलेट हो।
इसी को लेके बार बार जो है बातें कही जा रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो बात है ये हाथ से बाहर निकल चुकी है, और अमेरिका जो है स्पेशली वो वेट एंड वॉच कर रहा है, कहीं ना कहीं डीएस्केलेशन की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि अगर ईरान यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक्सप्लिसिटली अगर यहाँ पे ईरान इन्वॉल्व होता है, तो अमेरिका को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और कल जब बाइडेन से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वेट एंड वॉच। तो अभी जो है अमेरिका होल्डिंग पैटर्न में, वो देख रहे हैं कि किस तरह से रिटेलिएशन होगा और उसका आगे क्या करेंगे, इस पे जो है विचार विमर्श यहाँ पे चल रहा है श्वेता। हालांकि जब हमास की वो बर्बर कार्रवाई हुई थी और उसके बाद लोगों को अगवा किया गया था इजराइल के, जो आज भी वापस लौट कर नहीं आए हैं, उसके बाद भी जब अशरफ वानी वहां पर थे तब भी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे थे। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जनरल सिवाच इस मुकाम पर, इस परिस्थिति में ये युद्ध पहुंचा है जिसका डर सबको लग रहा था कि क्या केवल ये इजराइल और हमास के बीच की बात रहेगी, या फिर क्योंकि और कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि इजराइल की तरफ से शुरुआत में वापसी जवाब तो दे दिया जाता था, लेकिन ये जिस स्तर पर कार्रवाई की गई है इसका सीधा मतलब है कि अब कदम पीछे नहीं। और अब इसमें ईरान का रुख क्या होता है, अमेरिका जो कि इंतजार कर रहा है वो रुख क्या होता है, वो बहुत हद तक तय करेगा जनरल सिवाच कि क्या आगे इस युद्ध का रूप है। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, सच्चाई यह है, ये लड़ाई जो थी ईरान के प्रॉक्सीज की थी। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हौती रेबल। पहले 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने, वो एक जेनोसाइड था। उसके बदले में जो इजराइल ने एक प्रकार हमास को फोकस किया था, वो नहीं चाहते थे कि फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ भी खोला जाए, हौती रेबल। जबकि हिजबुल्लाह और हौती रेबल फायर कर रहे थे, वो ज्यादा कंसंट्रेशन उसका हमास का था। ये भी समझना चाहिए, जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हिजबुल्लाह और जो हौती है वो शिया है। हिजबुल्लाह की काबिलियत हमास से 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो अभी तक जो लड़ाई चली थी करीब करीब 1 साल की, तो इजराइल ने हमास का कम से कम 60 से 70% के करीब मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया। अब उसको लगता है कि आने वाले समय में वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं। तो अब सच्चाई है कि इजराइल हिजबुल्लाह के पास जाएगा, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह को उसने छोड़ दिया तो हिजबुल्लाह आने वाले समय में इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो इजराइल के 2 मिलिट्री एम है, एक तो कहीं ना कहीं इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हिजबुल्लाह की कम से कम 70 से 80% डिग्रेड करे, और दूसरा यह है कि जो नदन इजराइल से 60 से 70 जो हजार इजरायली जो प्लान करके वहां के लिए वो एक प्रकार से बफर जोन बनाए। और वो बफर जोन तभी बना सकता है जब उसको ग्राउंड इन्वेजन करेगा लेबनान के अंदर, और जो ये हिजबुल्लाह है उसको साउथ जो लेबनान से धकेल के सेंट्रल लेबनान तक ले। तो ये उसका अभी मिलिट्री एम है। अब उसको अगर आप देखें कि क्या वो अपने मिलिट्री एम की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कि उसने पहले क्या किया, उसने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया पूरे के पूरे हिजबुल्लाह। उसके बाद टॉप लीडर्स को मार दिया। अभी हसन नसरुल्लाह 32 साल से एक प्रकार सबसे बड़े लीडर थे, फवाद शकूर को मारा, इब्राहिम अकील को मारा, और इसके बाद अब वो सोफनिंग अप कर रहे हैं, वो परपेट्री बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वो एक प्रकार से मोराल को तोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये चंद एक समय का टाइम है कि जब एक ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करेगा लेबनान में। क्या इसके अंदर ईरान की एंट्री हो सकती है? देखो, ऐसा लगता नहीं कि ईरान की इसमें एंट्री होगी, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इस लड़ाई में आना, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है। दूसरा, उसके ऊपर सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं। वो अपना कार्रवाई हिजबुल्लाह, हौती रेबल और हमास से करेगा, और जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में। मगर इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान आ जाए, क्योंकि ईरान अगर आता है तो फिर अमेरिका की एंट्री होगी, और फिर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान जो है उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी बर्बाद किया जा सकता है, और लड़ाई का दायरा भी बढ़ सकता है। इसमें सच्चाई है, चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया जो अभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो वेपन वगैरह बिल्कुल दे रहे हैं ईरान के थ्रू। ये वेपन हिजबुल्लाह, हौती रेबल और हमास को आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि नसरुल्लाह के मारने के बाद काफी मोराल में फर्क पड़ा होगा हिजबुल्लाह के, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लीडर थे उनके, और काफी पॉलिटिकल उनका क्लाउड भी था, स्पेशली लेबनान के अंदर। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन जा रही है श्वेता, वो समय दूर नहीं कि जब इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा। क्या अमेरिका की बात मानेगा? क्या अमेरिका चाहता है कि यह लड़ाई का दायरा बढ़े?
अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका अभी इन्वॉल्व ग्राउंड है इन्वेजन आप अपने लेबनान के अंदर कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अमेरिका नहीं चाहता कि किसी तरीके से कोई समझौता हो, 21 दिन का एक प्रकार सीज फायर हो, जो बातचीत हो रही थी जिसके अंदर फ्रांस और यूएस भी थी, मगर इजराइल किसी की सुनने वाला नहीं है। इजराइल का मकसद है हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना और अपने 60 से 70 हजार और जो इजराइल ने उसके स्टार्टिंग लोग से इस प्लान बात कर को अपनी स्पष्ट भी किया, लेकिन गीता, क्या ईरान खुलकर इस युद्ध में आएगा? क्या आपको इसकी गुंजाइश लग रही है? देखिए, बहुत सारे कंसिडरेशंस है ईरान के, जैसे बिल्कुल सही कहा हमारे गेस्ट ने कि अगर ईरान को डायरेक्ट थ्रेट फील होता है, यहाँ पर आप देखिए भौखलाया हुआ है ईरान, कहीं ना कहीं आयतुल्ला खमेनाई को एक सेफ हाउस में ले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है अगला टारगेट ईरान ही है, और अगर अगला टारगेट ईरान है तो ईरान मजबूर हो जाएगा इस पूरे वॉर थिएटर में घुसने के लिए। लेकिन अगर वो घुसता है बिना न्यूक्लियर ईरान होने के, तो इजराइल डायरेक्टली उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर देगा, और अगर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो फिर ईरान के का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इसीलिए ईरान चाहता नहीं है कि वो कन्वेंशनल वॉर में घुसे, वो प्रॉक्सी वॉर में ही खुश है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीज हो, इनके थ्रू अगर वो इजराइल के साथ लड़ता रहे तो उनके लिए काफी एक प्रेजर्वेशन का मामला है, तो उनके लिए काफी ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली घुसता है तो इजराइल सबसे पहले उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करेगा।